जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम दिसंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि दिसंबर 2023 के अंतर्गत जो जो भी टॉपिक हमारे सुर्खियों में ज्यादा रहे, इंपॉर्टेंट है, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उन सभी को हम आज के सेशन में कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए भैया, तो आज के सेशन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों यदि मैं अभी हाल ही में बात करता हूं तो यह पुरस्कार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और यदि मैं यहां पर खेल पुरस्कार की बात करता हूं तो खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना सन 1991 में की गई थी। और इसके अंतर्गत दोस्तों 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और 2023 में दोस्तों यह पुरस्कार के लिए दो लोगों का नाम आपको देखने को मिलता है। और वो नाम कौन कौन से हैं एक बार मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों चिराग शेट्टी का नाम आता है और दूसरा नाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का नाम आता है, जिनको 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार में 26 खिलाड़ियों को नाम आएगा जिनको यहां पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिसमें दोस्तों एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो है क्रिकेटर मोहम्मद शमी का। तो मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से 2023 में दोस्तों यहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये डेटा आप सभी यहां पर याद रखिएगा। अब दोस्तों यदि मैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की बात करता हूं तो इनका संबंध आपको बैडमिंटन से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में कुछ इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों यहां पर ओजस प्रवीण देवताले का संबंध मिलता है। और यह संबंध इनका तीरंदाजी खेल से देखने को मिलता है। और यहां से कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। दूसरा नाम दोस्तों यहां पर अदिति गोपीचंद स्वामी का आता है, जिनका संबंध तीरंदाजी से है। श्रीशंकर एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग से हैं। आर वैशाली काफी इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध हमें चेस से देखने को मिलता है। मोहम्मद शमी की दोस्तों बात करेंगे तो इनका संबंध क्रिकेट से है। काफी अच्छा प्रदर्शन दोस्तों इनका कहीं ना कहीं हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अनुष अग्रवाल की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध घुड़सवारी से है। दिव्यकृति सिंह का नाम हमें घुड़सवारी ड्रेसाज से दोस्तों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें सुशीला चानू भी नाम इंपॉर्टेंट है, हॉकी से संबंध है। पवन कुमार और रितु नेगी का नाम याद रखना, कबड्डी से आता है क्योंकि एशियन गेम्स में कबड्डी का काफी बेहतर यहां पर प्रदर्शन देखने को दोस्तों मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम यहां पर बात करें ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मध्य प्रदेश के खरगोन से हैं। इनका संबंध किससे है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हरिंदर पाल सिंह का नाम आता है, इनका संबंध स्क्वैश से। तो कुछ ऐसे नाम है जो आपको याद रखना है। या हम शीतल देवी की बात करें तो इनका संबंध भी दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। आप सभी ने शीतल देवी का नाम सुना होगा, पैरा आर्चरी में, जिनकी नीचे आप फोटो भी यहां पर देख पा रहे हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्राची यादव भी नाम याद रखना, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं। इनको भी दोस्तों यहां पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस बार खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर 4 आप फोटो देख पा रहे हैं, जिसमें 3 आपको फोटो दिख रही हैं अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, और चौथी जो फोटो है ये आपको यहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित देखने को मिल रही है। यदि मैं यहां पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात करूंगा तो इनका नाम शूटिंग से देखने को मिलता है। दूसरा नाम सुशीला चानू की बात करेंगे, हॉकी संबंध है। प्राची यादव की बात करेंगे, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं। और शिवेंद्र सिंह की बात करेंगे दोस्तों तो हॉकी टीम के कोच के तौर पे इनका नाम है। तो इन तीनों के नाम है ना, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार, प्राची यादव, सुशीला चानू और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। और शिवेंद्र सिंह की बात करेंगे तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये डेटा भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसमें नामित कोच में जो नियमित श्रेणी में रेगुलर
पॉपुलर कैटेगरी में शामिल किए गए उनके नाम याद रखिएगा। तो मलखंब कोच में दोस्तों गणेश प्रभाकरण का नाम देखने को मिलता है, और पैरा एथलेटिक्स कोच में दोस्तों महावीर सैनी का नाम आ रहा है, और कुश्ती कोच में ललित कुमार का नाम है, और शतरंज कोच में दोस्तों आरबी रमेश का नाम, हॉकी कोच में शिवेंद्र सिंह का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनकी कैटेगरी द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी में आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों आजीवन श्रेणी की बात करें, लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें, तो इसमें जसकीरत सिंह ग्रेवाल का नाम आपका गोल्फ से मिलता है, भास्करन का नाम यहां पर ई कबड्डी से, और जयंत कुमार की बात करेंगे पुसीलाल का, तो इन सभी का दोस्तों नाम हमें कहां से मिल रहा है, तो इन सभी का नाम टेबल टेनिस की कैटेगरी में इनका नाम देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको यहां पर याद रखने, ये आजीवन श्रेणी में इनका नाम देखने को मिलता है। इसका दोस्तों ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की बात करें किनको प्रदान किया जाएगा, तो ये कबड्डी दोस्तों प्लेयर है कविता का नाम आता है, बैडमिंटन प्लेयर में मंजूषा का नाम आता है, और हॉकी प्लेयर में विनीत कुमार शर्मा जी का नाम देखने को मिलता है, जिनको इस साल दोस्तों ध्यानचंद्र लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें, जो विश्वविद्यालय में खेल को प्रोत्साहन के लिए प्रदान की जाती है, और यह दोस्तों इस बार ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई, जिसमें फर्स्ट रनर अप में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, और सेकेंड रनर अप में दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि हम अपने भारत में सबसे बड़े पुरस्कार खेल पुरस्कार की बात करते हैं, तो उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम आता है, जिसकी स्थापना सन 1991-92 में की गई थी। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, और ये उस खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसने पिछले 4 वर्षों में अवधि में जो भी खेल खेले हैं उसमें प्रदर्शन बहुत बेहतर किया है, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल की बात करेंगे 2023 की, तो कितने खिलाड़ी, तो 2 खिलाड़ियों का नाम यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मिल जाता है। तो ये डेटा भी आप सभी यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात करें, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना सन 1961 में हुई थी, और यह पुरस्कार दोस्तों राष्ट्रीय खेल आयोजन जो है उसके अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान के लिए स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत 4 वर्षों की अवधि में यदि बहुत अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी के द्वारा किया गया, नेतृत्व की भावना उसके अंदर देखने को मिली, खेल कौशल अनुशासन की भावना की बात करें, तो उसमें यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, याद रखिएगा 15 लाख रुपए का यहां पर धनराशि आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, तो नाम से ही समझ में आ रहा है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो खेल संबंधी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत कितनी धनराशि है, तो 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती। ये डेटा भी आपको यहां पर याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना, जो खेल पुरस्कार हैं, जितने भी खेल पुरस्कार मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं उसमें हमें करंट के साथ में स्टैटिक पार्ट भी फोकस करना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हमें स्टैटिक पार्ट से देखने को यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, अगला नाम आता है ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके अंतर्गत ध्यानचंद जी की एक प्रतिमा और 10 लाख रुपए की दोस्तों यहां पर नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसको हम ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अपने प्रदर्शन में, खेलों में योगदान और रिटायरमेंट के बाद भी खेल आयोजन की जो भावना है वो कहीं ना कहीं जगाने के तौर पे, प्रोत्साहन के तौर पे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला नाम आता है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी स्थापना 1956-57 में हुई थी, और ये विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी संबंधित स्तर के खेल प्रदर्शन है उसके लिए यह आपको ट्रॉफी देखने को मिल जाती है। तो ये डेटा भी आप सभी लोग यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो कि हमारे यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री हैं, इन्होंने तमिलनाडु में खेलो इंडिया यो जो यूथ गेम्स है उसका उद्घाटन कर दिया है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें खेल मंत्री
मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा तमिलनाडु के खेल मंत्री उदय निधि स्टालिन भी यहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने 22 दिसंबर 2023 को चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है। और शुभंकर क्या है, तो ये आपको दिख रही है बीच में इनकी फोटो, आप देख सकते हैं, इसमें मंत्री जी भी साथ में आपको दिख रहे हैं। और ये जो फोटो आपको दोस्तों रानी साहिबा की देखने को मिल रही है, इनका नाम क्या है, तो वीरा मंगाई वेलु नाचियार। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट है, जिसको हम शुभंकर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो रानी वेलु नाचियार थी, इन्होंने भारत में ब्रिटिश जो निवेशक सत्ता थी उसके खिलाफ लड़ने वाली ये पहली रानी थी। और इन्होंने तमिल लोग जो है इनको किस नाम से जानते हैं, तो इनको वीर मंगई के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसी को यहां पर मैस्कट के रूप में आपको इस बार ये देखने को मिलेगा, वीरा मंगई, आप यहां पर नाम याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये 19 से 31 जनवरी 2024 तक की बात करें तो तमिलनाडु में आयोजित होने वाला है, जिसमें चेन्नई है, त्रिची है, मदुरई है और इसके अलावा कोयम्बटूर में ये आपको फिलहाल देखने को मिलेगा। 5000 से अधिक यहां पर प्रतिभागी भी आपको देखने को मिलेंगे और पहली बार इसमें इस क्वेज को इनमें शामिल किया गया है। ये डेटा आपको यहां पर याद रखना है। जबकि दोस्तों 2018 में हम इन गेम को किस नाम से जानते थे, तो इनको हम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। चलिए, क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले जो दोस्तों 5 एडिशन थे, वो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। और दोस्तों यदि मैं पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करता हूं, जो नई दिल्ली में हुए थे, इसका मैस्कट था छोटी गौरैया, जिसकी आप नीचे यहां पर फोटो देख पा रहे हैं। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था उज्ज्वला। ये भी आप यहां पर याद रखिएगा कि यदि हम मैस्कट की बात करेंगे दोस्तों यहां पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो इसका मैस्कट है छोटी एक गौरैया, जो कि पक्षी है। आप सभी को पता होगा गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, एक बार कमेंट करके जरूर आप सभी लोग मुझे बताइएगा। दोस्तों यदि मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चार्ट की बात करूं खेलों से संबंधित, यहां पर आपको एक लिस्ट दिख रही है, जिसमें जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको लिस्ट यहां पर दिखाई दे रही है। दोस्तों खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हैं, उसमें याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन रहा, हरियाणा रहा। हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया, 105 मेडल। जबकि उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर महाराष्ट्र। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो मध्य प्रदेश का 14th नंबर यानी 14वां स्थान हमें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश दोस्तों है ना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 3 गोल्ड, यहां सिल्वर एक भी नहीं मिले। जबकि यहां ब्रॉन्ज की बात करते हैं, 3 मेडल के साथ में दोस्तों टोटल कुल 6 पदक के साथ में पदक तालिका में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 14वें नंबर पे मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे है। मध्य प्रदेश 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 96 मेडल के साथ में पदक तालिका में खेलो इंडिया गेम्स में दोस्तों तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कौन, तो दूसरे नंबर पे हरियाणा। यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा दोस्तों तो 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज के साथ में सबसे ज्यादा मेडल कौन लेकर आया, तो सबसे ज्यादा मेडल खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र लेकर आया। दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश, इसके बाद में राजस्थान और दिल्ली का नाम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं राष्ट्रीय खेलों की बात करूंगा तो राष्ट्रीय खेलों में हमें मध्य प्रदेश की चौथी रैंक देखने को मिल जाती है। कौन सी रैंक है, तो चौथी रैंक है भैया यहां पर राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश की, जिसमें 37 गोल्ड है, 36 सिल्वर है, 39 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 112 पदक कौन लेकर आया, मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा पदक नेशनल गेम्स में कौन लेकर आया राष्ट्रीय खेलों में 2023 की बात करें तो पहले नंबर पे भैया है महाराष्ट्र, जो कुल 228 मेडल लेकर आया। दूसरे पर सर्विसेज है, तीसरे पर हरियाणा है। तो ये डेटा हो जाता है हमारा राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत, नेशनल गेम्स 2023 के अंतर्गत।
अगला दोस्तों नाम आता है खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम। दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स के तर्ज पर मध्य प्रदेश में खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन लेकर आया? इंदौर डिस्ट्रिक्ट लेकर आया। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सेकेंड नंबर पे जबलपुर, तीसरे पर भोपाल, चौथे पर उज्जैन और पांचवें में दोस्तों ग्वालियर का नाम आपको देखने को मिल जाता है। जिसमें यदि मैं इंदौर की बात करूंगा तो इंदौर 42 गोल्ड, 32 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज के साथ में सबसे ज्यादा कुल 98 पदक में दोस्तों यहां पदक तालिका में टॉप पर आपको इंदौर दिख रहा है। तो ये बात हो जाती है हमारी खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स की। क्लियर हो गई ये बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगली दोस्तों हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। जब हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करेंगे तो पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है, चंडीगढ़ की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया, 69 गोल्ड, ठीक है, 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 69 मेडल। जबकि सेकेंड नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब, फिर जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, इस तरीके से नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये है बात दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जब हम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो उनके पुत्र में साहिबजादे में बाबा फतेह सिंह का नाम आता है और जोरावर सिंह का नाम आता है, जिनकी शहादत के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, जिसको हम वीर बाल दिवस के नाम से जानते हैं। और वीर बाल दिवस की घोषणा दोस्तों 9 जनवरी 2022 को फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, जिसमें 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। तो याद रखना 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों में बाबा जोरावर सिंह का नाम आता है और बाबा फतेह सिंह का नाम आता है, जिनकी शहादत में यह दिवस आपको देखने को मिलता है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और औरंगजेब के निर्देश पर दोस्तों सन 1704 में मुगल सेना ने आनंदपुर साहब को फिलहाल घेर लिया था और इस घटना में दोस्तों इन दो पुत्रों को कैद कर लिया गया था, ठीक है। चलिए तो इतना कुछ डेटा ये भी आप याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था और इनकी जो जयंती की गणना के लिए नानक शाही कैलेंडर का उपयोग किया जाता था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इनके पिता गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें सिख गुरु थे, इनकी मृत्यु के बाद है ना 9 साल की उम्र में 10वें सिख गुरु में गुरु गोविंद सिंह का नाम देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है कि हाल ही में दिव्यांग खेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट की गई है और यह पहली बार ऐसा होगा कि जब दिव्यांग खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो समझते हैं दोस्तों क्या है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। यदि हम दिव्यांग खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो पहला नाम दोस्तों हमें सुमित अंतिल का मिल जाता है जो कि भाला फेंक जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, और दूसरा नाम तीरंदाज में हमें दोस्तों मिलता है, ये है शीतल देवी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्जुन पुरस्कार इनको प्रदान हाल ही में किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर दो नाम आते हैं, सुमित अंतिल का नाम है और दूसरा नाम है शीतल देवी का, जिनको पहला दिव्यांग खेल पुरस्कार में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में चुना गया है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो आप ये फोटो भी देख पा रहे हैं, ये जैवलिन थ्रो भाला फेंक में सुमित अंतिल का नाम आता है और दूसरी फोटो में दोस्तों आपको शीतल देवी दिख रही हैं जो पैरा आर्चरी में इनका एक बेहतरीन नाम दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। आप सभी इनको बहुत भली भांति अच्छे से आप सभी लोग इनको जानते होंगे। इसके अलावा दोस्तों पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार की बात करें तो देश में पहली बार ऐसा है कि दिव्यांग एथलीट को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जिससे दिव्यांग खेल समुदाय कहीं ना कहीं उत्कृष्ट उपलब्धियों को वार्षिक रूप से अपना रेखांकित करे और उनको लगे कि हाँ हमारा जो प्रदर्शन है उससे कहीं ना कहीं हमारी प्रशंसा और प्रशस्ति पत्र सरकार के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो यहां पर पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता का तैराक का नाम आता है, जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने दोस्तों 1972 में
पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इनको दिव्यांग के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करें तो पैरा बैडमिंटन कोच में दोस्तों गौरव खन्ना का नाम देखने को मिलता है, जिन्होंने प्रमोद भगत, है ना, पलक कोहली जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया था। तो इनको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिनकी आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो भी देख पा रहे हैं। चलिए, क्लियर हो रही बात। तो ये फोटो भी आपको यहां पर इनकी दिखाई दे रही है। दोस्तों यदि हम इसमें मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो यहां पर दोस्तों नाम किसका आता है, भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम का नाम आता है, जिसको मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लिस्ट में डेटा याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुमित अंतिल की बात करें तो 2020 में जो समर पैरालंपिक हुए थे और 2023 में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा दोस्तों हांगझो चाइना में जो 2022 के एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें इनका जो थ्रो था भाला फेंक का वो 73.29 मीटर देखने को मिलता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। इनको 2021 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2022 में। अगली दोस्तों हम शीतल देवी की बात करें, तीरंदाज की बात करें तो शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से बिलोंग करती हैं। लेकिन दोस्तों ये वो बोलते ना, जज्बा जिनके पास में तो कोई भी चीज कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किल नहीं लगती है। और इसके प्रेरणा स्रोत में हमें शीतल देवी का नाम मिलता है कि हाथ ना होते हुए भी इनका जो प्रदर्शन है वो कितना बेहतर रहा, कि ये कहीं ना कहीं एशियन पैरा गेम्स में इनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा और 2 गोल्ड और 1 रजत पदक इन्होंने कब जीता, तो हांगझो के अंतर्गत यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं एशियाई पैरा खेल की। इसलिए सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट 2023 इनको चुना गया और इनको अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। चलिए आगे बढ़े। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संगीत साधकों के सम्मान में 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? और इसमें दोस्तों किसका नाम आएगा, तो मध्य प्रदेश सरकार का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तानसेन सम्मान की बात करें तो लगभग 1282, लगभग 1300 से अधिक जो संगीत साधक हैं उन्होंने एक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है, जिसके अंतर्गत तबला की हम बात करते हैं दोस्तों। तो इस तबला के अंतर्गत आप फोटो भी देख पा रहे हैं, 25 दिसंबर का दिन ये तबला दिवस के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा यहां पर घोषित किया गया है। तो इन संगीत साधकों ने दोस्तों 25 दिसंबर को एक साथ तबला यहां पर प्ले किया, तो इसलिए इनका एक रिकॉर्ड हमें संगीत नगरी ग्वालियर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें 1282 तबला जो वादक हैं उनके द्वारा एक साथ प्रस्तुति दी गई है। ये डेटा आप यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो तानसेन समारोह 2023 में जो तानसेन सम्मान है उसके अंतर्गत यहां पर पंडित गणपति भट्ट का नाम आता है, जिनको दोस्तों तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। जिसके अलावा दोस्तों मानसिंह तोमर की बात करें, राजा मानसिंह तोमर सम्मान की, तो इसमें उज्जैन की संस्था जिसका नाम है मालव लोक कला, है ना, ये उज्जैन की है, इसको दोस्तों राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि निम्न में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? और जब हम राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें नाम किसका आता है भैया, तो वासुदेव देवनानी का नाम आपको देखने को मिलेगा, जो कि भाजपा विधायक के तौर पे यहां पर जाने जाते हैं और इनको राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी डेटा आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति दोस्तों यदि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करता हूं तो उनका नाम भजन लाल शर्मा है, जिन्होंने यहां पर नियुक्ति की बात यहां पर प्रस्ताव किया था। तो ये डेटा भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जिसको हम नेशनल कंज्यूमर राइट डे के नाम से जानते हैं,
ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखना, यदि मैं उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करूंगा तो ये 24 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर? 24 ऑफ दिसंबर। दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, जिसको हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, 1986 में राष्ट्रपति की सहमति से इसको लागू किया गया था, जो कि हम सभी के जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं दोस्तों, उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारियों की बात यहां पर करता है, जिसमें शोषण है, दोषपूर्ण सामान है, सेवाओं की कमी है, या अनुचित व्यापार जो प्रथाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। जबकि दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो हमें 2019 में देखने को मिल जाता है, जिसको जुलाई 2020 में लागू किया गया था। और ये वही अधिनियम है दोस्तों जिसने 1996 का स्थान फिलहाल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तौर पर ग्रहण किया था। तो ये डेटा भी आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अर्थात एक्स पर 94 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। इसके अलावा ये चर्चा का विषय क्यों रहा है भैया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम फैक्ट एक एक करके डिस्कशन भी कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, इनके दोस्तों ट्विटर पर 94 मिलियन फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पर 82.7 मिलियन फॉलोवर देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बात करें तो इनके 48 मिलियन फॉलोवर देखने को मिलते हैं, और अभी यूट्यूब में भी इनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहां पर आप याद कर सकते हैं, लिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महामारी की बात करें तो महामारी की तैयारी का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 27 दिसंबर को दोस्तों पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेटा आप यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि 7 दिसंबर 2020 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और 27 दिसंबर को फैसला किया गया था कि ये दिवस के रूप में हम महामारी दिवस के तैयारी दिवस के रूप में मनाएंगे। कुछ दिवस दोस्तों हमें हेल्थ से संबंधित देखने को मिल रहे हैं, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम है क्लोज दी केयर गैप। इसके बाद टीबी की बात करते हैं। टीबी जो दोस्तों क्षय रोग है, यह दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। जबकि रेबीज दिवस की बात करते हैं, 28 सितंबर को हम रेबीज दिवस मनाते हैं, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। मधुमेह दिवस जिसको डायबिटीज डे के रूप में मनाते हैं 14 ऑफ नवंबर, जिसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटिक, है ना, केयर, ये इसकी थीम हो जाती है। एड्स दिवस की बात करें 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेट कम्युनिटीज लीड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भैया नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि आगामी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। योगा दिवस की बात करें 21 जून को हम विश्व दोस्तों योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अगला नाम आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हम 7 ऑफ अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 ऑफ अप्रैल को दोस्तों WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है, जिसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। अगला नाम आता है दोस्तों वर्ल्ड मलेरिया डे या विश्व मलेरिया दिवस, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंप्लीमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डेज हैं जो हमें स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कुछ बीमारियों से अवेयरनेस की ये बात यहां पर करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने ये रहा कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोटो देखिएगा, आंसर होगा भैया अनमोल खरब। क्या हो जाएगा? अनमोल खरब यहां पर आंसर देखने को मिल जाएगा, जिन्होंने गुवाहाटी में दोस्तों राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नाम क्या हो गया? अनमोल खरब, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब दोस्तों यहां पर चिराग सेन की बात करते हैं, तो चिराग सेन ने दोस्तों चौथी वरीयता प्राप्त में थारुण एम को हराकर यह खिताब पुरुष एकल में जीता, जबकि प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा ने महिला युगल का खिताब जीता है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आप यहां पर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भैया यहां पर आंसर क्या आएगा? तो डी गुकेश का नाम देखने को मिल जाएगा, जिनका पूरा नाम डोमा राजू गुकेश है, जिन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया है, याद रखना। और इसी टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगेसी का नाम आता है, जिनका दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो डेटा नोट डाउन करते जाना, और यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछते भी जाना। ओके, आगे बढ़े। ओके, तो नाम क्या हो गया? डी कुकेश या फिर डोमा राजू कुकेश। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दोस्तों अभी हाल ही में यदि हम बात करें, चर्चा का विषय है वो है टेलीकॉम बिल, जिसको अभी राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। आप सभी को पता है हमारे भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? तो टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर में ट्राई का नाम आता है, जिसका गठन दोस्तों हमारा 1997 में किया गया था, याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं टेलीकॉम बिल की। टेलीकॉम बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, और टेलीकॉम बिल जो है ये 2023 का टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है 1933, और टेलीग्राफ जो वायर्स एक्ट है दोस्तों 1950, उसका स्थान ये लेने वाला है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो यदि सिम कार्ड फ्रॉड होता है, और सिम कार्ड फ्रॉड करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो 3 साल की दोस्तों जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। मतलब कोई भी फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में काफी सख्त प्रावधान हमें देखने को मिले हैं। मतलब सिम कार्ड फ्रॉड होता है तो उसके लिए 3 साल का जेल और जुर्माना आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कई बार दोस्तों क्योंकि सिम कार्ड के फ्रॉड बहुत सारे मिलते हैं, तो अब सिम जो मिलेंगी वो बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से ही मिलेंगे, और उसके बाद ही सिम कार्ड जारी किया जाएगा। तो काफी कंपनी यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फिलहाल गवर्नमेंट जो है इसको लेकर काफी सख्त देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों सिम कार्ड की क्लोनिंग या कॉपी करना भी ये अपराध में शामिल किया गया है। मतलब किसी और के नाम पर सिम कार्ड आपने इस्तेमाल कर रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में अब आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के कई मामले ऐसे हैं जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइसेंस रिटर्न करने की बात करें तो इसको लेकर भी एक नया कानून देखने को मिला है। इसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है या सरेंडर करती है, तो उसकी जो लाइसेंस फीस है ना, वो वापस कर दी जाएगी। तो ये डेटा भी आप यहां पर याद रखिएगा। जुर्माने की राशि में कंपनी में यहां पर दोस्तों काफी कमी भी देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत यदि कोई टेलीकॉम कंपनी है उस पर यदि जुर्माना की बात करें तो उसको कम कर दिया गया है। अब यह 5 करोड़ है, पहले कितना था? 50 करोड़ था, लेकिन अब इसको घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? और इसमें नाम किसका आएगा भैया? काफी इंपॉर्टेंट नाम, याद रखना। यदि हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उमंग सिंघार जी का नाम देखने को मिलता है, जिनकी लेफ्ट हैंड साइड में आप फोटो भी देख पा रहे हैं। सभी को फोटो दिख रही है तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष में उमंग सिंघार का नाम देखने को मिलता है। जबकि एक नाम और आता है दोस्तों, और ये नाम है हेमंत कटारे जी का, जिनको यहां पर किस नाम से? तो यहां पर उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 15वीं विधानसभा की हम बात करें तो 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमें देखने को मिलते हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में दोस्तों विधानसभा स्पीकर में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम देखने को मिलता है, जिनको विधानसभा
दोस्तों स्पीकर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट डेटा ये भी याद यहां पर रखिएगा। जिसमें दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो गोपाल भार्गव जो सीनियर नेता है उनका नाम हमें यहां पर प्रोटेम स्पीकर में 16वीं विधानसभा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? विष्णुदेव साय का नाम आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पे तो सुना है, लेकिन यदि मैं राज्य विधानसभा की बात करता हूं तो इसमें दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आता है जिनका नाम है डॉक्टर रमन सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत दोस्तों जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, इनको फिलहाल राज्यसभा है ना, राज्य विधानसभा की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो उसका विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इन सभी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जिनकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको फोटो भी दिख पा रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो इनको जरूर जानते होंगे। जानते हैं भैया? चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत शानदार, यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहां हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, विष्णुदेव साय का नाम आता है। इन्होंने रमन सिंह को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा था। और डिप्टी सीएम की बात करें तो अरुण राव जी का यहां पर नाम देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष की बात करें जिनका निधन हो गया है? तो भैया ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमें ऑब्ituरीज वाले पार्ट से देखने को मिल जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में दोस्तों पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया, इनका नाम है वी मोहिनी गिरी। क्या नाम है? वी मोहिनी गिरी, जिनका निधन हो गया है। ये दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, और इसके साथ ही साथ पद्म भूषण इनको प्रदान किया जा चुका है। 86 वर्ष की उम्र में, 86 ईयर की एज थी, इनका निधन हो गया, जिनकी आप लेफ्ट साइड में फोटो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, याद रखिएगा। ये 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर ये कार्य कर रही थी। और एक इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ये पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की डॉटर इन लॉ भी थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में प्रयास के लिए उनको 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली स्थित जो सामाजिक सेवा संगठन गिल्ड ऑफ सर्विस है उसकी अध्यक्ष भी रही थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय की समीक्षा करने के लिए ये गठन इसका किया गया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आयोग की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। दोस्तों अभी मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूंगा तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पे रेखा शर्मा जी का नाम हमें एक्टिंग तौर पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लिस्ट में नाम आपको दिख रहे हैं, ये डेटा आप जरूर यहां पर याद रखिएगा। जैसे जयंती पटनायक है तो इनका पहला अध्यक्ष के रूप में नाम आता है। फिर हमारा डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का नाम आता है 1995 से 1998 तक। फिर विभा का नाम आता है, विभा पाठ सारथी जी का नाम आता है। इस तरीके से नाम याद रखना। पूर्णिमा आडवाणी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा पहली आपकी अध्यक्ष रही है ना, पहली महिला आयोग की अध्यक्ष रही। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हम बात करेंगे रेखा शर्मा जी का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी डेटा आप यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है, और यह मिल हमें कहां पर देखने को मिलती है? काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा यहां पर डिसीजन लिया गया। इसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने भी इसका समर्थन किया। और ये जो हुकुमचंद मिल है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी भैया? तो ये है इंदौर में, जो काफी समय से बंद पड़ी थी, और वहां के जो मजदूर हैं उनको वहां पर वेतन, जो बकाया वेतन था वो उनका रह गया था। तो इंदौर शहर में दोस्तों यदि हम बात करेंगे 3 दशकों से बंद पड़ी थी ये हुकुमचंद मिल। इनके कामगारों को उनका जो बकाया पैसा, जो रिमेनिंग अमाउंट था, उसका मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। और इसमें दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो मिल मजदूर हैं उनके परिवारों को लगभग हम बात करें तो यहां अमाउंट की बात करेंगे दोस्तों 464 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मंजूरी यहां पर प्रदान
कर दी गई है। इसके अलावा 1 दिसंबर को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दोस्तों सुबोध अभ्यंकर जी की एकल पीठ ने आदेश दिया था कि जो राशि मजदूरों के खाते में है वो हमें जमा वहां पर करवा देना है। इसके बाद में राज्य सरकार भी इस एक्शन में सबसे आगे हमें देखने को मिली थी। तो हुकुमचंद मिल दोस्तों इंदौर की सबसे बड़ी मिल में नाम जाना जाता है और इसके मैनेजमेंट ने दोस्तों 1991 में बिना किसी सूचना के इस मिल को बंद कर दिया गया था। और दोस्तों उस समय यदि मैं बात करता हूं तो मिल में लगभग लगभग 6000 हमें श्रमिक देखने को मिलते हैं जो यहां पर कार्य करते थे। तो 30 साल में दोस्तों मिल में 6000 से 2000 में लगभग लगभग 2000 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई, जबकि उनके जो परिजन है, रिलेटिव है, वो अपनी लड़ाई आगे जारी रखे हुए थे और अब उनको न्याय यहां पर मिल गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहां पर बनता है कि 25 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस दोस्तों यहां पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं सुशासन दिवस? तो आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप डेटा यहां पर याद रख सकते हैं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और इन्होंने दोस्तों 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश भी किया था। इसके अलावा 3 बार दोस्तों यहां प्रधानमंत्री के तौर पे भारत से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आपको देखने को मिलता है और 1980 में दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, है ना। 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पे इनका नाम देखने को मिलता है। वो बात अलग है दोस्तों, सबसे पहले ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, इसके बाद 13 महीने, लेकिन पूर्णकालिक जो इनका कार्यकाल है वो 1998 से हमें देखने को मिल जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमें कारगिल वॉर की घटना या पोखरण में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की बात करें तो वो भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखना। 2015 में इनको देश का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1994 में दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दोस्तों पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफी चर्चा का विषय रहा कि भारत में 75 नंबर का जो रिपब्लिक डे समारोह हो रहा है दोस्तों, यहां पर गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो इस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, जिसमें दोस्तों नाम हमारा किसका आएगा? तो एमुनल मैक्रोन जी का नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा। और एमुनल मैक्रो जो है दोस्तों याद रखना, ये 26 जनवरी 2024 को जो भारत का 75 नंबर का गणतंत्र दिवस हो रहा है, रिपब्लिक डे हो रहा है, उस समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका ये निभाएंगे। इनकी फोटो भी आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। चलिए क्लियर हो गई बात, ओके आगे बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, यदि मैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करता हूं तो इस दौरान पहले गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा झंडा इनके द्वारा फहराया गया था और उसके दौरान दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो का नाम आता है जो मुख्य अतिथि के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। और 2021-22 में दोस्तों कोरोना महामारी के कारण किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कई और भी वर्ष हैं जबकि 10 बार कोई भी विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस पे कोई भी बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित नहीं किया गया था। जबकि 2023 की हम बात करेंगे तो यहां पर अब्दुल फतेह अल सीसी का नाम देखने को मिल जाता है इजिप्ट के प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हम 23 दिसंबर को मनाते हैं जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भारत के दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत के 5वें है ना, भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री हैं उसके तौर पे इनका नाम जाना जाता है ना। इनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री का देखने को मिल जाता है। तो इनके जन्मदिन को, जन्म जयंती को हम फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगला नाम किसान दिवस की थीम की बात करें तो इसकी थीम है दोस्तों डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस, अर्थात सतत खाद्य सुरक्षा, लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। ये इस बार किसान दिवस की क्या है भैया?
थीम है। ये डेटा भी फटाफट नोट डाउन करिएगा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिख रहे हो सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंप्लीट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था दोस्तों, याद रखना। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये रामानुजन की याद में दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 22 दिसंबर को कौन सा दिवस है? गणित दिवस हो गया। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस है? किसान दिवस हो गया। 24 दिसंबर कौन सा हो गया? उपभोक्ता संरक्षण हो गया। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती की याद में। तो इस तरीके से 4-5 डेज एक साथ आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों यदि हम मैथमेटिक्स डे की बात करते हैं तो ये 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिनका गणित के क्षेत्र में एक बहुत बेहतर योगदान हमें देखने को मिलता है। और इस दिवस की घोषणा दोस्तों 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा यहां पर की गई थी। तो ये डेटा भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हमें यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि जो मॉब लिंचिंग है, इसके लिए दंड का नया प्रावधान अब हमें क्या देखने को मिलता है? समूह भीड़ के द्वारा जो हत्या है, ये मॉब लिंचिंग का जो मामला देखने को मिलता है, तो भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जुडिशियल जो कोड है, उसके अंतर्गत इसका प्रावधान क्या है? 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, उम्र कैद है, या फिर हम मृत्यु दंड की यहां पर बात करेंगे? तो एक बार फटाफट मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग यहां पर कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले डिटेल की तरफ। चलिए, कमेंट बॉक्स पे सभी लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, मॉब लिंचिंग की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिएगा, मैक्सिमम मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर यहां पर क्या दिया होगा? मृत्यु दंड दिया होगा। दोस्तों यदि मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करूं तो 3 क्रिमिनल लॉ में बदलाव किए गए हैं, और ये बिल दोस्तों यहां पर राज्यसभा से भी पास हो गए हैं, जिसमें इंडियन पीनल कोड की बात करेंगे, आईपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसको हम सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ये लेने वाले हैं। समझिएगा दोस्तों, तीन तीन जो क्रिमिनल लॉ हैं, इनमें बदलाव करने वाले बिल राज्यसभा में भी पास कर दिए गए हैं। ये बिल दोस्तों इंडियन पीनल कोड अर्थात आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें इन तीनों बिलों के कानून बनने के बाद में 1860 में दोस्तों जो आईपीसी है, इसको अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में दोस्तों जो सीआरपीसी है, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और 1872 की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। इसके अंतर्गत यदि मैं आईपीसी की बात करता हूं तो कौन सा कृत अपराध है, इसके लिए क्या सजा होगी, ये आईपीसी से तय होता है। अब इसे हम भारतीय न्याय संहिता के नाम पर जानेंगे। आईपीसी में दोस्तों 511 धाराएं देखने को मिलती हैं, जबकि हम यहां पर भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो इसमें 358 धाराएं होंगी। 21 नए अपराध यहां पर जोड़े गए हैं, 41 अपराधों में कारावास की अवधि भी बढ़ाई गई है, और 82 अपराध हैं जिनमें जुर्माना बढ़ा है। 25 अपराधों में जरूरी जो न्यूनतम सजा है वो शुरू की गई है, और 6 अपराध हैं दोस्तों जिनको सामुदायिक सेवा का दंड यहां पर देखने को मिलेगा, और 19 धाराएं जिनको खत्म
कर दिया गया है। दोस्तों यदि मैं सीआरपीसी की बात करता हूं, सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तारी, जांच, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया जो है ये हमें सीआरपीसी में देखने को मिलती है। और सीआरपीसी में दोस्तों 484 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि इसको बदला गया है, यहां 531 धाराएं हमें देखने को मिलेंगी। 177 जो धाराएं हैं उनको बदल दिया गया, 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को यहां पर खत्म कर दिया गया है। ये भी डेटा आप याद रखिएगा। जबकि दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो जो केस के तथ्य हैं उनको कैसे साबित किया जाए, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलता है। पहले इसमें 167 धाराएं थी, लेकिन अब इसको भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा और इसमें 170 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। 24 ऐसी धाराएं जिनमें बदलाव किया गया है और दोस्तों 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराएं इसमें खत्म की गई हैं। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की बात करें, इसमें मर्डर के लिए जो धारा 101 है वहां सजा का प्रावधान है, जिसमें 2 सब सेक्शन है। जिसमें 10(1) ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है, जुर्माना भी अलग से उसमें लगाया जा सकता है। जबकि भारतीय न्याय की द्वितीय संहिता दोस्तों 2023 में भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह मॉब लिंचिंग के लिए अब मृत्यु दंड यहां पर लागू करती है। ठीक है, ये कुछ डेटा याद रखना। और जो देशद्रोह है इस शब्द को हटाकर इसे राजद्रोह के स्थान पर बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आईपीएल से हमें देखने को मिलता है कि आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी में किनका नाम देखने को मिलेगा, और ये है मिचेल स्टार्क, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। काफी ज्यादा चर्चा में विषय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है और अपने टीम के यहां पर शामिल अपनी टीम में किया है। जबकि दोस्तों यहां पर कुछ एक और इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो 300 खिलाड़ी यहां पर शामिल हुए थे नीलामी में, जिसमें 72 खिलाड़ियों की ही नीलामी हमें देखने को यहां पर मिल रही है, जिसमें 30 खिलाड़ी विदेशी, 72 खिलाड़ियों में 10 टीमों में दोस्तों 230 करोड़ 45 लाख रुपए यहां पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मिचेल स्टार्क के बाद दोस्तों दूसरा नंबर हमें सबसे महंगे खिलाड़ी में पैट कमिंस का आता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 20.5 करोड़ में। इसके अलावा सैम करन थे 2023 में, कैमरन ग्रीन का नाम 2023 में आता है, बेन स्टोक्स का नाम 2023 में आता है। जबकि हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में दोस्तों युवराज सिंह का नाम हमें दिल्ली डेयर डेविल से 2015 में 16 करोड़ की कीमत में देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है सबसे महंगे खिलाड़ी के आईपीएल के फॉर्मेट में, ये भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। दोस्तों यदि मैं आईपीएल 2023 की बात करूंगा तो आईपीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको यहां पर याद रखना है। कौन रहा विजेता? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ऑरेंज कैप में किसका नाम आता है? शुभमन गिल का नाम आता है 890 रन में। पर्पल कैप में किसका नाम आता है? मोहम्मद शमी का नाम गुजरात टाइटंस से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए आईपीएल 2023 में? शुभमन गिल ने 84 आप देख पा रहे हैं। सबसे लंबा छक्का फैफ डुप्लेसिस का था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ये खिलाड़ी हैं। तो कुछ ये डेटा है जो हमें आईपीएल 2023 से यहां पर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंडर 19 एशिया कप में विजेता कौन रहा? तो बांग्लादेश। याद रखना बांग्लादेश ने दोस्तों पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है और दुबई में ये फाइनल जो मुकाबला हुआ था उसमें यूएई को हराया। भारत बांग्लादेश ने किसको हराया? यूनाइटेड अरब अमीरात को हराया और अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा टीम का नाम देखने को मिलता है और हरियाणा ने किसको हराया? तो राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। तो ये भी डेटा आप यहां पर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? और व्यास सम्मान 2023 की बात करेंगे तो इसमें नाम किसका आएगा दोस्तों? तो नाम आएगा पुष्पा भारती जी का, जिनको व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है।
और दोस्तों इनका जो संस्मरण है जिसका नाम है यादें यादें और यादें, तो इसके लिए 33वें व्यास सम्मान के लिए इनको चुना गया है। याद रखना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार व्यास सम्मान दिया जाता है और इस बार 33वां व्यास सम्मान की घोषणा आपको देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डेटा, 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और इससे पहले 32वां व्यास सम्मान दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, यहां पर डेटा ये भी आप याद कर सकते हैं। चलिए भैया बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है और 1991 में दोस्तों व्यास सम्मान की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नाम आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हमारे दोस्तों है ना लिटरेचर का भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी, लेकिन पहली बार ये 1965 में 1965 में प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम लैंग्वेज के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों सबसे लेटेस्ट डेटा की बात करें 2022 में 57 नंबर का दामोदर मौजो को यह पुरस्कार कोंकणी भाषा के लिए प्रदान किया गया, जबकि 2021 में नीलामणि फूकन जी को असम भाषा के लिए और 2019 में अक्कितम अच्युतम नंबूदरी और अंग्रेजी भाषा में पहली बार यह पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष जी को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों 1961 में इसकी स्थापना हुई, जैसे कि मैंने बताया। और साहित्य में दोस्तों किसी भी भाषा में जो संवैधानिक हमारी भाषा है उसमें यदि कोई बहुत बेहतर लिखता है, उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है, तो उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहला किसको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप जी को यह पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नाम आता है दोस्तों सरस्वती सम्मान। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और 10 वर्ष में दोस्तों यदि मैं कोई भी भारतीय भाषा की बात करता हूं, उसमें बहुत बेहतर लेख लिखा है, उत्कृष्ट साहित्यिक कहीं ना कहीं कृति है, तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है सरस्वती सम्मान के अंतर्गत। और पहला सरस्वती सम्मान किनको दिया गया, तो यह हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। जबकि दोस्तों यदि मैं 2019 की बात करता हूं, तो 2019 का संस्मरण जो है सूरवंशम, इसके लिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को यह 2022 का दोस्तों सरस्वती सम्मान से सम्मान किया गया। तो 2022 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो नाम हो जाएगा भैया शिव शंकरी। ये डेटा भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग लिस्ट दिख रही है, जिसमें 2000 यदि मैं 21 की बात करूं रामदरस मिश्र जी को मैं तो यहां हूं, 2020 में है ना डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी सनातन उपन्यास के लिए, और 2019 में वासुदेव मोही जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इनकी वासुदेव मोही की जो कृति है उसका नाम है चेकबुक, जो कि लघु कहानी के तौर पे हमें देखने को मिल जाती है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान आप सभी लोग याद रखिएगा, यह 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पुरस्कार राजस्थानी हिंदी कृति के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें 2022 में दोस्तों यह पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा जी पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए दिया गया और 2021 में मधु काकरिया को हम यहाँ थे के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कि कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन जी के द्वारा, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये फोटो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल और इंदौर के बाद निम्न में कौन से जिले हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। दोस्तों अभी तक यदि मैं पुलिस के पास पावर की बात करता हूं, कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत कमिश्नर को पावर बढ़ जाते हैं, तो इस केस में ये केवल भोपाल इंदौर था, लेकिन अब ग्वालियर और जबलपुर में भी कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की गई है। ये डेटा आप यहां पर याद रखिएगा, जिसमें पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं, प्रतिबंधात्मक जो धाराएं हैं उसमें गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस की कोर्ट से होती है, जिला बदर भी पुलिस अफसर ही तय करते हैं, लाठीचार्ज की अनुमति कलेक्टर से नहीं लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली में देखने को मिलती है। तो अब दोस्तों ये इंदौर भोपाल के बाद किसकी बारी आ जाती है, तो यहाँ पर ग्वालियर और जबलपुर का नाम आता है, जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया जाएगा।
जाएगा। तो मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल में दोस्तों बात करें 21 नवंबर 2021 को पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम को लागू किया गया था। इसमें दोस्तों पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर नगरी पुलिस जिले की बात करें तो इसमें लगभग 36 थाने, और भोपाल की बात करें तो इसमें पुलिस जिले में अंतर्गत हमें 37 थानों की यहां पर सीमाएं देखने को मिलती है। तो बस इतना याद रखना कि यदि मैं कमिश्नर प्रणाली की बात करता हूं, इसमें भोपाल और इंदौर के बाद किसका नाम आ गया, तो अब ये नाम हमें ग्वालियर का यहां पर अब देखने को मिल जाएगा। तो ग्वालियर के साथ में कौन है भैया, तो ये भी यहां पर याद रखिएगा, ग्वालियर के साथ में जबलपुर का नाम आ गया। मतलब अब 4 ऐसे जिले हो जाएंगे जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था, है ना। मकरंद देउस्कर कौन है, भोपाल पुलिस कमिश्नर है। हरिनारायण चारी मिश्रा कौन है, तो ये इंदौर के पुलिस कमिश्नर है, जिनकी आप नीचे यहाँ पर फोटो भी देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये डेटा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब समय आ चुका है दोस्तों होमवर्क का। अब आपको कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है, जो कि हमें यहाँ पर आप लोग क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए भैया, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 3 दिसंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जिनकी फोटो भी आपको मैंने हिंट के तौर पे यहां पर एड ऑन कर ली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 84th नंबर के ग्रैंड मास्टर यहां पर बने हैं। वैशाली रमेश बाबू है, विदित गुजराती है, पेंतला हरिकृष्णा है, या फिर नन ऑफ दीज। ये दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे, जिनके बारे में आप मुझे क्लास के बाद में आंसर देंगे। तो आज हमने दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो दिसंबर हमारा मंथ था, उससे जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन थे वो हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। चलिए, मुलाकात होगी आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस।